हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था। वहाँ पर हम रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पायरेशन का हमने जनरल इंट्रोडक्शन और रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में अध्ययन कर लिया था। रेस्पायरेशन का क्या ले लिया था हमने, तो जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन को देख लिया था। भाई रेस्पायरेशन होता क्या है, कैसे संपन्न होता है, तो उसको वहाँ पर हमने देख लिया था। और रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मतलब रेस्पायरेशन में उपयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ थे, जैसे रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बनिक अम्ल है। इनका क्या होता है, रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विखंडन होता है। इनको भी हमने वहाँ पर देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन गुणांक या रेस्पायरेटरी क्वोशेंट या रेस्पायरेटरी रेशो। तो हमने जितने भी जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन क्रियादार या श्वसनादार जो पढ़े थे, वह क्या होंगे, श्वसन की क्रिया में उपयोग में लाए जाएंगे और उनका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसको अवशोषित करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को अवशोषित करना पड़ेगा और उनके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 को निष्कासित करना पड़ेगा। तो प्लांट्स में पाए जाने वाले जितने भी जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं, क्या पाए जाते हैं, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसनादार या श्वसनीय क्रियादार, जैसे फैट या वसा है, कार्बनिक अम्ल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोस या ग्लूकोज है। इनका क्या करते हैं, हम रेस्पायरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब रेस्पायरेट प्लांट्स में पाए जाने वाले जो ये रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं, इनके ऑक्सीडेशन के दौरान क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का तो अवशोषण किया जाता है और CO2 का क्या किया जाता है, विमुक्ति की जाती है या CO2 को रिलीज किया जाता है। तो CO2 को तो क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और O2 को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान या इनके ऑक्सीकरण के दौरान CO2 तथा O2 का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक या रेस्पायरेटरी रेशो या रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट या RQ कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, एक निश्चित ताप व दाब का, एक निश्चित ताप व दाब का एक निश्चित भार वाले टिश्यू से, एक निश्चित भार वाले टिश्यू या ऊतक से या टिश्यू या ऊतक के द्वारा एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में विमुक्त होने वाली CO2 की मात्रा, विमुक्त होने वाली CO2 की मात्रा तथा अवशोषित की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, अवशोषित की जाने वाली O2 की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट या श्वसन गुणांक
कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? RQ इज इक्वल टू या रेस्पिरेटरी परसेंट इज इक्वल टू विमुक्त CO2 का आयतन अपॉन में क्या आएगा? अवशोषित O2 का आयतन। ये क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या शोषण गुणांक है। तो शोषण गुणांक क्या होता है ये, या शोषण अनुपात क्या होता है? तो पादप की कोशिका में पाए जाने वाले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या जो शोषणागार है या शोषण के क्रियादार होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, या उनका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। ऑक्सीडेशन के होने पर क्या मुक्त हो जाती है? CO2 मुक्त हो जाती है और उनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन के दौरान उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन और उनके द्वारा निष्कासित CO2 का आयतन, या उनके द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन और विमुक्त CO2 के मध्य एक संबंध होता है और उस संबंध को ही क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या शोषण गुणांक कहा जाता है। अगर इसकी थोड़ी बहुत बड़े डेफिनेशन की बात करें तो एक निश्चित ताप व दाब का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? एक फिक्स दाब होना चाहिए, जो कि क्या लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक दाब लिया जाता है। एक निश्चित ताप व दाब का एक निश्चित भार वाले ऊतक से, मतलब जो भी टिश्यू लेंगे हम, चाहे हम सीड ले लें या किसी भी एनिमल्स का टिश्यू ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, या किसी भी प्लांट्स की कोई भी कोशिका का समूह ले सकते हैं। तो उस निश्चित भार वाले टिश्यू से एक निश्चित समय में या इकाई समय में टाइम भी क्या होना चाहिए? एक फिक्स होना चाहिए। उस समय में विमुक्त होने वाली CO2 की मात्रा तथा अवशोषित की जाने वाली O2 की मात्रा का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या शोषण गुणांक कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? विमुक्त CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। और प्रत्येक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए यह अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट का अलग होगा, प्रोटीन का अलग होगा, वसा का अलग होगा, कार्बनिक अम्लों का अलग होगा, अवायवीय शोषण का अलग होगा, और जो CAM पादप है या मांसज जो पादप है उनका थोड़ा बहुत मात्रा में हमें अलग देखने को मिलेगा। तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वह अलग अलग ऊतकों के लिए या अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग होता है। और इसका मान किनके ऊपर डिपेंड करता है? इसका मान एक तो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की प्रकृति, भाई उसका नेचर कैसा है, किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, या फिर कार्बनिक अम्ल है या कार्बोहाइड्रेट है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या रेस्पिरेटरी रेशो का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो शोषणागार की प्रकृति और शोषणागार में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, इसके ऊपर निर्भर करता है। भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस प्रकार का है? भाई वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या कार्बनिक अम्ल है, और उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज की बात करें तो उसमें हेक्सोज में क्या होता है? नॉर्मली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करेगा यहाँ पर? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, या जो हेक्सोज शर्करा होती है वह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग की जाएगी। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात कितना है? 1:1 है। ऐसे
प्रोटीन में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग होगा, मतलब किसी में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, किसी में कम पाई जाएगी। जैसे जो बसीय पदार्थ होते हैं उनमें ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में कम मात्रा में पाई जाती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ तो 1:1 के रूप में पाई जाती है, परंतु वहां पर ऑक्सीजन और कम मात्रा में देखने को मिलेगी। ऐसे ही प्रोटीन में भी ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो शोषण गुणांक का जो मान होता है यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की प्रकृति और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। और सामान्य होता है देखें तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है उसका मान 1 होता है, परंतु कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जो यहाँ पर जो ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है इसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, इसके द्वारा हम शोषण के प्रकार का पता लगा सकते हैं। एक तो शोषण के प्रकार का, भाई शोषण किस प्रकार का हो रहा है, वायवीय शोषण हो रहा है या अवायवीय शोषण हो रहा है। तो शोषण के प्रकार का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं इसके मान के आधार पर। और क्या लगा सकते हैं, एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पता लगा सकते हैं। भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसका उपयोग हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, वसा का हो रहा है या प्रोटीन का हो रहा है या कार्बनिक अम्लों का हो रहा है या अवायवीय शोषण हो रहा है। तो एक तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पता लगा सकते हैं, शोषण के प्रकार का हम पता लगा सकते हैं किसके आधार पर, R2 के मान के आधार पर। अगर R2 का मान 1 आया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रयुक्त हो रहा है वह कौन सा है, ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है। अगर R2 का मान 1 से कम आ रहा है तो हम 1 से क्या आएगा, कम आएगा, 0.7 आ सकता है, 0.71 आ सकता है या 0.79 आ सकता है। तो 1 से कम अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में या तो फेट होगा या प्रोटीन होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उपयुक्त होगा। और यहाँ पर जो एक मान आया है वह किसके लिए आया है, ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए। यहाँ से भी पता लग गया कि शोषण किस प्रकार का हो रहा है, वायवीय हो रहा है, क्योंकि वायवीय शोषण में ही क्या होता है, CO2 और O2 की मात्रा बराबर होती है। क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी C6H द्वारा O6, जब इसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराते हैं, विखंडन कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो CO2 बनता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर वाटर बनता है, तो क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर अगर हम 6 O2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 CO2 मॉलिक्यूल भी यहाँ पर मुक्त होगी, मतलब 6/6 बराबर 1। तो शोषण कैसा हो रहा है, वायवीय हो रहा है, क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है उसका मान 1 है। और यहाँ पर ये आने पर ये भी पता लग गया कि यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर है वह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त हो रही है। अब हमें यह देखना है कि जो विभिन्न प्रकार के जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेटों का शोषण गुणांक हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसका यूज होगा, हेक्सोज शुगर का उपयोग होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को अगर रेस्पिरेशन में प्रयुक्त होना है तो पहले किसके रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हेक्सोज के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड से फिर क्या बनेगा, ओलिगोसेकेराइड बनेगा, ओलिगोसेकेराइड से फिर मोनोसेकेराइड बनेगा, जिसमें हेक्सोज बन जाएंगे। और ये हेक्सोज यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होगा। जब इस हेक्सोज का हम विखंडन कराएंगे
एग्जॉस्ट का फॉर्मूला क्या है C6H12 प्लस जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराएंगे हम रिडंडेंट या ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा CO2 बनेगा H2O बनेगा प्लस हो जाएगा 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालें तो क्या आएगा, अगर इसे बैलेंस करें तो ये होगी बैलेंस। यहाँ पर कितना CO2 है 6 तो CO2 है और 6 ही क्या है ऑक्सीजन उपस्थित है। CO2 और O2 का अनुपात कितना कितना है यहाँ पर 6:6 है, मतलब शोषण गुणांक का मान क्या आ गया 1 आ गया। परंतु जो है यहाँ पर 1 मान आ रहा है ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही संभव है। सैद्धांतिक का मतलब जानते हो, केवल हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह सोच सकते हैं कि मान लिया जाए केवल यहाँ पर कैसा शोषण होना चाहिए, वायवीय शोषण होना चाहिए हमेशा ही, जब भी रेस्पिरेट एग्जॉस्ट शुगर के लिए या कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक 1 आएगा। परंतु अगर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम प्रैक्टिकली देखें तो शोषण गुणांक कार्बोहाइड्रेट के लिए शोषण गुणांक का मान 1 से ज्यादा भी आ सकता है और 1 से कम भी आ सकता है। आपने देखा होगा कि हमेशा हमारी बॉडी के अंदर वायवीय शोषण नहीं होता है, कभी कभी कुछ विशेष कंडीशन में अवायवीय शोषण भी हो सकता है। जैसे हम कुछ ना कुछ हार्ड वर्क कर लें या कहीं रेसिंग कर लें तो उस दौरान क्या होता है वायवीय शोषण के साथ साथ अवायवीय शोषण या हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें लैक्टिक एसिड का या एल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब अवायवीय शोषण होने लगता है। और अवायवीय शोषण के दौरान क्या होता है शोषण गुणांक का मान 1 कभी भी नहीं होता, क्योंकि उस दौरान क्या होता है ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जबकि जो CO2 निकलती है वो ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी CO2 ज्यादा आ जाएगी। तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है उसका मान क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा हो जाएगा। किसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। किस विशेष कंडीशन में जब अवायवीय शोषण होने लगता है तब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 से ज्यादा हो जाएगा, और कभी कभी 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि किन विशेष कंडीशन में हो सकता है यहाँ पर जो CO2 निष्कासित हुई है मान लिया जाए वह हमारी बॉडी के अंदर या किसी के प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाए, बाहर की ओर रेडिक न हो, या फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो अवशोषण किया जा रहा है वह क्या हो जाए इसकी कुछ मात्रा किसी अन्य गतिविधियों में या अन्य रिएक्शन में उपयोग कर ली जाए। पूरी की पूरी जितनी भी अवशोषित की जा रही है वह शोषण में उपयोग न कर किसी थोड़ी बहुत मात्रा इसकी किसी अनादर जो रिएक्शंस होती है उनमें उपयोग कर लिया जाए तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो उस दौरान भी शोषण गुणांक का मान 1 से कम हो सकता है। और साथ ही यदि जो ये कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन न हो तो उस दौरान भी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है उसका मान 1 से कम हो सकता है। कब कम हो सकता है, एक तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन न हो, एक यहाँ पर जो CO2 रिलीज हो रही है उसका उपयोग किसी अन्य मैकेनिज्म में या अन्य रिएक्शन में कर लिया जाए, या यहाँ पर जो ऑक्सीजन दी जा रही है इसकी कुछ मात्रा को किसी अन्य अभिक्रियाओं में उपयोग कर लिया जाए या अन्य कार्यों में उपयोग कर ली जाए, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मान 1 से कम हो सकता है। अगर अवायवीय शोषण हो रहा है इस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल रही है किसी भी व्यक्ति को अवायवीय शोषण की कंडीशन में, तो उस दौरान CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 से ज्यादा हो सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से तो क्या होता है 1 होता है, परंतु प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का
शोषण गुणांक। इसके बाद देखते हैं हम वसा का शोषण गुणांक। अगर वसा के शोषण गुणांक की बात करें तो जो वसा पाई जाती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तेलीय बीजों के अंदर पाई जाती है। मतलब तेलीय बीजों में जो वसा होती है वह किसका कार्य करती है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कार्य करती है। और इन बीजों के अंकुरण के समय इस वसा का क्या होता है? विखंडन होता है। और इस वसा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। या फिर जो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होती है। और आपको पता ही होगा जो वसा होती है इनमें कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, या वसा के बारे में हम यूं कर सकते हैं कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन करें, कार्बोहाइड्रेट में कितनी थी? 1:1 था। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 था। परंतु वसा में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात में देखें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम दिखाई देती है। तो अगर हमें वसा का विखंडन करना है तो बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमें देनी होगी। और साथ ही जो ये वसा होती है, वसा का पहले किसमें कन्वर्ट करना होता है? हमें फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना होता है। जिसे कोई ये फैट है इसका हमें विखंडन करना है या इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करना है। तो जो फैट होती है, फैट किसमें कन्वर्ट होने वाले? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड फिर आगे जाकर किसमें प्रवेश करेगा? बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा जो कि क्रेबी साइकिल में प्रवेश करके एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ऐसे यहाँ पर जो ग्लिसरॉल बन रहा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट में या पीसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस में जाकर वहां पर इसका विखंडन होगा या ऑक्सीडेशन संपन्न होता है। तो एक तो पहले से ही वसा में क्या है? ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है। और फिर वसा को पहले विभिन्न प्रोसेस के द्वारा पहले तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होगा जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ग्लिसरॉल से फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड बनेगा इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप या इसके डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप। इस दौरान भी यहाँ पर क्या लगती है? ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर काम आती है। तो बाहर से भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और जब इनको एसिटाइल कोएंजाइम या पीजीएल में जब ये कन्वर्ट होते हैं इस दौरान भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में इन्हें लेनी पड़ती है जब जाकर इनका क्या होता है? विखंडन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि इनका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वह 1 से कम होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो कितना था? 1 था। इनमें ऑक्सीजन और कार्बन बराबर मात्रा में उपस्थित है। अंतिम में ऑक्सीजन कम मात्रा में है और इसको विभिन्न प्रोसेस में जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में वो पीजीएल में जब कन्वर्ट होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन्हें और चाहिए होती है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए और CO2 की मात्रा तो वही मिलेगी जितनी निकलनी है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है इसका मान क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। जैसे हम ओलिक एसिड की बात करते हैं, ओलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो C18H30 और ऑक्सीजन काफी कम मात्रा में है। इसको विखंडित करने के लिए इसका ऑक्सीकरण करने के लिए लगभग 25.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और उस दौरान अपना CO2 निकलते हैं और दूसरा H2O का निर्माण होता है। अगर इनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालें तो कितना आएगा? 18 CO2 प्लस 25.5 O2। यहाँ पर लगभग 0.7 की लमसम ये आएगा। इनका मान वसाओं का जो शोषण गुणांक होता है वो कितना होता है? 1 से कम होता है। कितना होगा? 0.7 होगा या किसी का 0.71 तक हो सकता है। और जो वसाएं होती है वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा से ज्यादा कैलोरी देने का कार्य करते हैं। किसके कंपैरिजन में?
ग्लूकोज के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वह तो कितने देगा कि 36 या 38 एटीपी उससे प्रोड्यूस होगी, परंतु अगर एक फैट है तो फैट में जब विघटन होगा तो फैटी एसिड बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, और एक फैटी एसिड में कितने कार्बन होते हैं? लगभग 18 या 16 कार्बन के लमसम होते हैं। जब 2 कार्बन टूटेगा तो एसिटाइल को एंजाइम में बन जाएगा, जब नेक्स्ट साइकिल में जाएगा और एक करेक्ट साइकिल संपन्न होगी एसिटाइल को एंजाइम में H2 बनते हैं और एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 15 ATP बनते हैं जिससे एक एसिटाइल को एंजाइम में। तो यहाँ तो कार्बन कितने सारे हैं, 2 टूटा तो थोड़ा बचा के 2 टूट के क्या बना देगा? एसिटाइल को एंजाइम में बना देगा। तो मतलब बहुत सारी एटीपी यहाँ पर रीजनरेट या यहाँ पर बनती है, और साथ ही जो ग्लिसरॉल है फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता हुआ ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा फिर पाइरुविक एसिड में चेंज होगा या पाइरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में चेंज होगा, तो वहाँ क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं या वसा मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक उच्च ऊर्जा युक्त अणु होते हैं, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में इनमें एनर्जी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन के शोषण गुणांक की। किसका शोषण गुणांक? प्रोटीन का शोषण गुणांक। अब प्रोटीन किन में पाया जाता है? प्रोटीन युक्त बीजों में ही पाया जाता है, और प्रोटीन में भी क्या होता है? प्रोटीन में भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें भी क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वह कम मात्रा में मिलेगा। इसके कंपैरिजन में अगर कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन करें इसका भी शोषण गुणांक क्या होगा? 1 से कम होगा। लगभग कितना होता है? 0.79 हमें मिलेगा। तो 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के हमने शोषण गुणांक देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, वसा का देख लिया और प्रोटीन का देख लिया। अब हम बात करते हैं अवायवीय शोषण की। अवायवीय शोषण का शोषण गुणांक। तो अवायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि शोषण ही कैसा हो रहा है? अवायवीय शोषण हो रहा है। तो बिना वायु की उपस्थिति में या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है या एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर लगभग ये क्या करता है? 2 एटीपी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या बनाएगा? ये CO2 भी बनाएगा। तो CO2 प्लस क्या है? ये रेस्पिरेटरी गुणांक है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो CO2 कितनी बनेगी? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2, और ऑक्सीजन तो क्या है? यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। तो अवायवीय शोषण का जो शोषण गुणांक होता है वो क्या होता है? अनंत होता है या 1 से ज्यादा होता है। किसका? अवायवीय शोषण का शोषण गुणांक क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा या अनंत होता है। इसके बाद हम बात करेंगे CAM पार्थों में शोषण गुणांक। अगला है हमारा मांसल या सरस पार्थों में शोषण गुणांक, RT ऑफ सक्कुलेंस प्लांट। तो अगर इन पार्थों में अगर हम शोषण गुणांक की बात करें, वह शोषण गुणांक या जो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट होता है वो कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा जो सक्कुलेंट्स प्लांट्स हैं, इन्हें कौन से प्लांट भी कहा जाता है? CAM प्लांट भी कहा जाता है। ग्रेनुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट भी कहा जाता है। इनमें क्या पाई जाती है? CAM साइकिल पाई जाती है, और CAM साइकिल के दौरान क्या होता है? इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके आंशिक विघटन से क्या बनता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, जो कि CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है। फिर CO2 को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और फाइनली मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके
वैक्यूल्स में पढ़ लिया जाता है, इसलिए हम साइकिल के अंतर्गत पढ़ा था हमने ये। इनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, इनमें CAM पार्टों में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो कौन होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, आंशिक विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, कुछ ना कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे पदार्थ बनते हैं। और साथ में इनमें कार्बनिक या पदार्थ बनने के इनमें CO2 मुक्त नहीं होती। तो यहाँ पर अगर CO2 की मात्रा 0 है और ऑक्सीजन की मात्रा कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि आंशिक अपघटन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। इस कारण यहाँ पर जो CAM पार्टल होते हैं उनका जो R2 की जो वैल्यू होती है वह 1 से काफी कम या 0 के बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो 0 में 1 का भाग देते हैं या कुछ नहीं आएगा, 1 से काफी कम होती है या हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर होती है। आप सभी को पता होगा जो CAM पादप होते हैं इनमें रंध्र केवल रात्रि के समय ही खुलते हैं, और रात्रि के समय जब इसमें रंध्र खुलेंगे तो उसी दौरान क्या किया जाएगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का अपटेक किया जाएगा और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये हम कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का क्या करते हैं, आंशिक विघटन करने का कार्य करते हैं। इसके कारण कुछ न कुछ कार्बनिक पदार्थों का या जो कार्बनिक अम्ल है उसका निर्माण हो जाता है। फिर इस कार्बनिक अम्ल का क्या होता है, दिन के समय, ये वाली प्रोसेस तो कहाँ पर हो रही है, नाइट टाइम में। और इस कार्बनिक जो अम्ल है इसका दिन के समय क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह भी कैसा, डिहाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया का, जिसके कारण क्या मुक्त होगी, CO2 मुक्त होगी और साथ में क्या बनेगा, अन्य पदार्थ बनेगा जो कि वापस से CO2 को फिक्स करने का कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ बनेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है। जैसे हमने फॉस्फेनोल पाइरुवेट बनाएगा, वो किससे बना था, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब आंशिक अपघटन कराएगा तो फॉस्फेनोल पाइरुवेट बना था और वह पेप्टाइड एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के आंशिक अपघटन या आंशिक ऑक्सीकरण से कार्बनिक अम्ल बनता है, तो CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है। फॉस्फेनोल पाइरुवेट CO2 को फिक्स करके वह एक अनादर कार्बनिक अम्ल जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर फाइनली मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैलिक एसिड का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं दिन के समय में, तो जो मैलिक एसिड कहाँ पर उपस्थित होता है, उस दौरान रिक्तिकाओं में उपस्थित होता है। रिक्तिकाओं से जब ये मैलिक एसिड बाहर आता है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो भी कैसा, डिहाइड्रोजिनेशन प्रकार है, जिसके नाम से वो मुक्त हो जाती है। जो कहाँ पर चली जाती है, इसी साइकिल में चली जाती है, मतलब उसका क्या उपयोग हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में उपयोग हो जाता है। CO2 बाहर नहीं निकलेगी, फोटोसिंथेसिस में उपयोग हो जाती है। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा तो क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि नाइट टाइम में बाहर से पादप के द्वारा ऑक्सीजन ली जा रही है। कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की मात्रा होगी, यहाँ पे कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पेशेंट है उनका मान क्या होगा, 1 से काफी कम होगा या 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि CO2 को बाहर नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर CO2 को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पर यूज कर लिया है, केवल ऑक्सीजन का ही अपटेक किया जा रहा है। CO2 को क्या लेंगे, यहाँ पर R2 क्या होता है, CO2 और O2 का अनुपात। CO2 तो क्या है, यहाँ पर जीरो है, क्योंकि सारी फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है। और ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा उपस्थित होती है, या फिर 1 अणु हो सकता है या 2 अणु हो सकता है या 3 अणु हो सकता है, जिसके कारण जो R2 की वैल्यू मिलेगी वो 1 से काफी कम या 0 के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। तो ये था CAM पाथों में शोषण गुणांक। और इसका एक इक्वेशन भी लिख लेते हैं हम, कैसा होता है इसका इक्वेशन, क्या कराते हैं, ग्लूकोज का विखंडन कराते हैं, वो भी
आंशिक विखंडन यानी आंशिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है यहाँ पर, जिसके दौरान क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। और यह मैलिक एसिड का जब विखंडन होगा तो CO2 तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाएगी और जो अन्य पदार्थ बनेगा वो वापस से यहाँ पर CO2 को फिक्सेशन में काम आता है। हमने यहाँ पर दो ही स्टेप को एक स्टेप के अंतर्गत कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि पूरी प्रोसेस क्या होती है देखना। जो ग्लूकोज है सर्वप्रथम इसका जब आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनेगा। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जब CO2 को फिक्स करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। और जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मैलिक एसिड सीएम पाथवे की वेक्टर्स में जाकर संग्रहित हो जाता है और वेक्टर से ये बाहर निकलता है तो इसका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 निकलेगी और फिर हम यहाँ पर वापस से पाइरूविक एसिड जैसे पदार्थों का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो CO2 निकली है वो तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाएगी और यहाँ पर जो पाइरूविक एसिड बने हैं वो वापस PEP में कन्वर्ट होता हुआ या तो CO2 को फिर से करेगा या वापस से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है। नाइट टाइम में तो क्या होगा, केवल आंशिक अपघटन होगा कार्बोहाइड्रेट का। डे टाइम में इसका कंप्लीट अपघटन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके कारण CO2 मुक्त हो जाएगी और ऑक्सीजन में काम आने के कारण ही इसका जो R2 होता है वह 0 के बराबर या 1 से काफी कम मिलता है। तो ये था मांसल या सरस या CNN पाथवों में श्वसन गुणांक। अब इसके बाद देखेंगे हम परिपक्व बीजों में श्वसन गुणांक या परिपक्व होते बीजों में श्वसन गुणांक। अगला है परिपक्व होते बीजों में, परिपक्व होते वसीय बीजों में श्वसन गुणांक। RUO मैच्योरिंग फैटी एसिड। परिपक्व होते वसीय बीजों में श्वसन गुणांक। अगर इनमें श्वसन गुणांक की बात करें तो बीज कैसे हैं, वसीय बीज हैं। इन बीजों में किसका संग्रहण होगा, वसा का संग्रहण होगा। क्योंकि परिपक्वन के समय क्या होता है, इन बीजों में जो भी कार्बोहाइड्रेट है वह किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वसा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि वसा में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में कन्वर्ट होगा तो बाह्य माध्यम में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया में किया जाएगा। और कुछ न कुछ मात्रा में CO2 भी रिलीज होगी। तो O2 तो बाहर निकल ही नहीं रही है। O2 तो जैसे ही इसका विघटन होगा O2 बाहर निकलेगी, जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में कर लिया जाएगा। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम करनी पड़ेगी, जब ये धीरे धीरे जाकर वसा के रूप में कन्वर्ट होगा। जैसे ही इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे हम, तो ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में या रेस्पिरेशन की क्रिया में उपयोग कर लिया जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन होने पर क्या निकलेगी, CO2 भी निकलेगी। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा है, वह बाहर निकल रही है, जबकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह तो श्वसन में उपयोग हो रही है। तो R2 कैसे निकालते हैं, R2 CO2 का अनुपात घटा ऑक्सीजन का अनुपात। CO2 का अनुपात क्या है यहाँ पर, अधिक या CO2 की मात्रा तो ज्यादा है क्योंकि ये बाहर रिलीज हो रही है। पादप की कोशिका है या जो बीजों की जो कोशिकाएं होती है उनसे CO2 तो बाहर रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, परंतु ऑक्सीजन को बीजों के अंदर ही श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। तो बाहर तो ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
यहाँ पर जो R2 की वैल्यू आती है वह कितनी आएगी? CO2 की मात्रा काफी ज्यादा है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर CO2 की मात्रा 4 है, ऑक्सीजन की मात्रा 0 है, तो शोषण गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से काफी ज्यादा होता है। तो R2 की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर इन बीजों का हम अंकुरण कराएं, मान लिया जाए हमें परिपक्व वसीय बीज मिल चुके हैं या वसीय बीजों का परिपक्वन हो चुका है, अगर इनका जर्मिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कौन कार्य करेगा? वसीय बीजों में कौन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? वसा होता है। वसा में तो क्या होती है? ऑक्सीजन काफी कम मात्रा में होती है। जब वसा का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो फैटी जो बीज है या वसीय बीज है, ये बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे, तभी तो ये ऑक्सीकृत होकर एनर्जी प्रदान करेंगे। इस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा देनी होती है। तो CO2 में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो रेस्पिरेटरी जो क्वोशिएंट है इसका मान 1 से काफी कम आता है। यहाँ से समझ लेना आप, अगर वसीय बीज परिपक्व हो रहे हैं तो R2 की जो वैल्यू होती है वह 1 से काफी ज्यादा होती है। अगर एक वसीय बीजों का अंकुरण हो रहा है तो R2 की जो वैल्यू होती है वह 1 से काफी कम या 1 से कम हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने वसाओं का जब ऑक्सीकरण कराया था वहां पर R2 की वैल्यू देखी थी, R2 की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 से कम आ रही थी। अब इसके बाद देखते हैं हम कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक। ये तो क्या हुआ? परिपक्व होते वसीय बीजों में शोषण गुणांक। अब इसके बाद अगला पॉइंट कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक। कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? जैसे सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है या ऑक्जेलिक अम्ल है, ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है, जो कि कुछ ना कुछ जो CN पादप होते हैं, CN जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में पादप है या मांसल पादपों के कुछ पादपों में कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, और वही क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। जैसे हमने अभी जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को फिक्स कर रहा था तो यहाँ पर क्या बनाया था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ONA ये बनाया था। अगर मान लिया जाए इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दें हम तो क्या मुक्त होगी? एक तो ऑक्सीजन मुक्त होगी और CO2 मुक्त होगी, परंतु इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मूले की बात करें, ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, और यहाँ पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। अगर इसका हम क्या कराएं? विखंडन कराएं तो बाह्य माध्यम में हमें ऑक्सीजन काफी कम देनी पड़ती है, बदले में CO2 काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। इस कारण इनका जो R2 वैल्यू होती है या इनका जो शोषण गुणांक होता है वह 1 से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो CO2 मुक्त होगी उसका हमें प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं करना है। अगर प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग कर लिया तो R2 की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं करेगी पादप की कोशिका तो R2 की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा हो जाएगी। इसका हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। इनमें क्या है ये? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन का अणु लिया है, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा इसमें उपस्थित है। इसी कारण बाह्य माध्यम से अगर इसका ऑक्सीकरण करवाना है तो कम ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ेगी, और इसका विखंडन होकर क्या होगा? 4 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और कुछ ना कुछ क्वार्टल बनेगा, थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी बनेगी। और इस CO2 को अगर हम प्रकाश संश्लेषण में अगर CN पादप उपयोग नहीं करें तो ये बाह्य माध्यम में ही रिलीज होगी, तो
तो यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या होता है, इसी को बटा 4 बटा 5, शोषण गुणांक कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका शोषण गुणांक 1 से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें पहले से ही ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। तुलनात्मक रूप से अगर कार्बोहाइड्रेट से तुलना करें तो काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, बाह्य माध्यम से कम ऑक्सीजन को इन्हें ग्रहण करवाना पड़ेगा, या कम मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा ये क्या बना देंगे, CO2 बना देंगे। उनका भी शोषण गुणांक 1 से काफी ज्यादा होता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की यहाँ पर बात कर ली है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे एटीपी या जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जैसे एटीपी है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है। यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक होगा वह एटीपी को लेकर होगा। आज के लिए थैंक यू।